उस टाइम नहीं कर रहा कि एक प्रोग्राम था 1122 जब मैं 2008 में आया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, उसको मैंने पूरे पंजाब में फैला दिया उसको कि वो प्रोग्राम अच्छा था। तो कौन सी ऐसी मिसाल है इसकी जिसको मैं उसको फॉलो करूं? क्या मैं इसके झूठ को फॉलो करूं, इसकी बदतमीजी को फॉलो करूं, इसकी गाली गलोच को फॉलो करूं, इसकी लग़वियात को फॉलो करूं, इसका दुश्मनाम तराजी को फॉलो करूं, इसकी मुल्क दुश्मनी को फॉलो करूं? किस बात को फॉलो करूं? मैं समझता हूं कि यही वो चीजें हैं जो आज इस कौम ने उसका फैसला करना है। कौम अपने वोटों के साथ जो भी फैसला करेगी, मैं और मेरी पार्टी, मेरा कायद, उसको मनो तन हम उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन ये बात सामने रखनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि हमारी कौम में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह उनमें एहसास है, उनमें कुव्वत है, उनमें बीनाई है, उनमें अपना फोरसाइट है कि वो फैसला कर सकते हैं कि कौन झूठा और कौन सच्चा है, किसने खिदमत की कौम की, किसने कौम का वक्त ज़ाया किया। और मैं आपको ये भी मैं बताता चले जाऊं, ये जो तोशा खाने के मामलात जो आप दिन रात देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें गलत बात नहीं है कि पहले जाके घड़ियां बेच दी, पैसे जेब में डाले और बाद में तोशा खाने में जमा करा दिए। किसने नोटिस लिया इस बात का? और बेशुमार चीजें जो सामने आई हैं, क्या नोटिस लिया गया? और चूंकि नोटिस नहीं लिया गया, इसके पास खुला हाथ था, इसने मुल्क को बर्बादी तबाही करके तो हमारे हवाले कर दिया। लेकिन आज 4 महीने के बाद मैं यहां पर आपको खड़े होकर ये कहना चाहता हूं कि इन 4 महीनों में बिजली तेल और पेट्रोल की कीमतें शुरू में बहुत बढ़ी, कमी भी आई, लेकिन कमी कम आई और बढ़ाई ज्यादा गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच्ची बात यही, हकीकत यही है, तकलीफ दे हकीकत है। अगर मेरे बस में होता तो मैं वही आपका खादिम हूं ना। आप जानते हैं कि जो अपना रमजान शरीफ में रमजान बाजार लगते थे, आटा सस्ता बिकता था, दवाइयाँ मुफ्त थी, आला दवाइयाँ थी, अस्पतालों में इलाज मुफ्त होते थे, PKLI बनाया, कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलती थी, पूरे पंजाब में अस्पतालों को नए अस्पताल बना दिया गया था, इलाज मुफ्त था, गरीब और बेवा इलाज के बगैर अस्पतालों से जा नहीं सकती थी। तो मैं या नवाज शरीफ दोबारा अब 4 महीनों में आपके ऊपर, आवाम के ऊपर कोई महंगाई का बोझ डालेंगे? ये किस तरह मुमकिन है? लेकिन हकीकत यह है कि ये हमारे बस में था नहीं। अब ताजा तरीन मिसाल बताता हूं आपको। आज अखबारों में पढ़ा होगा कि 2 रुपए 7 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और 2 रुपए 99 पैसे शायद डीजल की कीमत बढ़ी है। सारी रात मैं इसके ऊपर मैं लगा रहा, मैं सारी रात, मैं कल सारा दिन, मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, कोई बताने की बात नहीं कि मैं वो आफतज़दा इलाके जहाँ पर तबाही मची थी KP में, मैं सारा दिन वहाँ था। और रात को मुझे फिक्र ये थी कि अब 15 दिन बाद कीमत हमने बतानी है तेल की और पेट्रोल की क्या होगी। तो मैं लगा हुआ था 3-4 दिन से, कल रात को बैठ के, यानी जो फिर इंसानी हद तक था एक शफाफ तरीके से, वो हमने फिर उसका हिसाब किया और 2 रुपए 7 पैसे और 2 रुपए 99 पैसे पेट्रोल, और उसमें हमने अपना इजाफा मजबूरन करना पड़ा, मजबूरन। आवाम को ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है जिसको FAC कहते हैं, तो जो FAC का जो होता है, इसका जो होती है अपना, जो भी कम हो या ज्यादा, तो 2 महीने बाद ये पास ऑन होता है। तो ये जो जून में, मई और जून में जो बिल आए, वो मार्च में जो शिपमेंट्स आई थी, जो आसमानों से जो कीमतें बातें कर रही थी तेल की, वो आई, और 2 महीने बाद ये फिर FAC जो पास ऑन होता है। इसलिए जून में और जुलाई में एक बेपनाह जो FAC चार्ज जो बढ़ा, जिससे कि आम आदमी के तोते उड़ गए। और यकीनन, और मैं कई दिन बैठ के यहाँ पर बैठा रहा, लिटरली लड़ाई की कि भाई अगर हमने ये करना है तो फिर हम जाके अपना किसी हुजर में बैठ जाते हैं। ये मैं इस गरीब आवाम को ये मैं पास ऑन नहीं कर सकता। लिहाजा बड़ी हमने अर्करेजी की, बहुत इसके ऊपर मैंने कोशिश की। तो पहले मरहले में ये सुन लें,
200 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल करता है, यानी बिजली की जो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, उसको हमने एग्जम्प्ट कर दिया। और जो एग्जम्पशन की, उसका जो हुकूमत को जो उसका बोझ उठाना पड़ा, वो कितनी अमाउंट थी? 21 अरब रुपए। मगर वो 48 या 52% जो कंज्यूमर्स हैं उसको कवर करती थी। मैंने कहा नहीं, जब तक कि 300 यूनिट तक हम एग्जम्पशन नहीं देंगे। अब मिडिल क्लास कहाँ रही? इस महंगाई के बाद तो मिडिल क्लास एरोड हो गई है। मैंने कहा कि 300 यूनिट तक हम एग्जम्पशन देंगे तो बात बनेगी, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। चुनाचे 200 को हमने एग्जम्प्ट किया एफएसी में। 6 सितंबर तक मोहलत ली कि सभी का हमने बिल रुकवाया। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको कह सकता हूं कि 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको एफएसी से एग्जम्पशन हमने दे दिया। बिल्कुल। और 300 यूनिट से मुराद ये है कि ये कोई तकरीबन कितनी फीसद बन जाए कंज्यूमर्स के? 75% कंज्यूमर जो हैं, यानी अगर 100 बिजली इस्तेमाल करते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो 75 जो हैं वो अब इससे उनको मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना मिल गया है। वो अब उनको एफएसी के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। मगर ना यकीन करें कि ड्राइवरों को भी उनके बिल जो है 18-20 हज़ार का बिल आ गया, वो किधर जाते बेचारे? वो तो अल्लाह का करम है, शुक्र है, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या उनको मंजूर था कि अपना इज्जत बच गई। वरना अगर वो सड़कों पे आते तो बिल्कुल बजा तौर पे आते सड़कों के ऊपर। ये हैं वो हालात जिनसे हमें गुजरना पड़ रहा है। आप यकीन कर लें, ये है वो मुश्किलात जो कि आज हमें जिसका सामना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिम्मत हारने की कोई बात नहीं इंशाअल्लाह। अब ये तूफानी बारिशें हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। 2010 में जो सैलाब आया था, जनूबी पंजाब, पूरा जनूबी पंजाब वो दरियाए सिंध लग रहा था। यहाँ पर जनूबी पंजाब के मेरे दोस्त बैठे हैं, सामने बैठे हैं, उन सबको पता है, चाहे वो मुजफ्फरगढ़ हो, चाहे वो पंजनद हो, चाहे वो मियांवाली हो, चाहे वो कुकड़ावाला हो, यानी पूरा मियांवाली से लेके तो रहीम यार खान तक पानी पानी था। तो बेपनाह तबाही हुई थी। और फिर हम सब ने मिलकर अल्लाह ताला ने करम किया, एक एक घर को हमने बहाल किया, उनको घरों में उनको आबाद किया अल्लाह ताला के फजल करम से, हिम्मत के साथ। उनको उनके जानवर को चारा भी दिया, अद्वियात भी दी, उनको कॉम्पनसेशन भी दी, अरबों रुपए कॉम्पनसेशन दी। उनके घरों को हमने आबाद किया, उनको हमने जो बीज मुफ्त दिए, उनको हमने यानी सब कुछ उनके हवाले किया। और खुदा के फजल करम से वो सब आबाद हुए। ये जो सैलाब आया है बारिश दरियाई, ये मैंने अपनी तारीख में इससे ज्यादा सैलाब इससे बड़ा नहीं देखा। मैं पंजाब गया हूँ, मैं सिंध गया हूँ। सिंध जो है, यकीन सखर ले लें, शिकारपुर ले लें, लाड़काना ले लें, पानी पानी है, हर तरफ चारों तरफ पानी है। खजूर की दरख्त बिल्कुल तैयार, वो सब तबाह हो गए। गन्नम तबाह हो गई, कॉटन तबाह हो गई, यानी हजारों लाखों एकड़ जमीन जो है वो पानी के अपना ज़ेरे आब है बिल्कुल। और हर चीज तबाह हो गई, घर तबाह हो गए। 1000 से ज्यादा लोग अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, जिनमें 300 बच्चे हैं। इसी तरीके से बलोचिस्तान में आप जाफराबाद जाएं, नसीराबाद जाएं, किला सैफुल्ला जाएं, आप चमन जाएं, किला अब्दुल्ला जाएं, कच्छी जाएं, जहां पर भी जाएं पानी ने तबाही मचा दी है। इस तरह कल मैं केपी से होकर आया हूं, कलाम से लेकर मदियन, बहरैन, वहां पर दरिया में खड़े होटल जो है, अब वहां पर एक बड़ा जुल्म हुआ है। वहां पर जो भी इसको जिम्मेदार है उसको वहां पर करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए कि दरिया के पेट में उन्होंने होटल बना दिए उन्होंने। अब बताइए कि फिर अगर कोई तुगयानी आएगी तो कोई अकल का अंधा ही कहेगा कि ये होटल जो है वो कायम रहेगा। इसी तरीके से वहां पर भी पुल उड़ गए, वहां पर फसलें तबाह हुई हैं। जो टूरिस्ट हैं जो आए वहां पर खूबसूरत मनाजर देखने के लिए, हजारों लोग वो वहां पर रुके हुए हैं। और मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हुकूमत पाकिस्तान, NDMA
صوبوں کی حکومتیں، PDMS، افواج پاکستان دن رات لگے ہوئے ہیں، دن رات. اور میں ہر جگہ پہنچ رہا ہوں، ہماری ٹیمیں پہنچ رہی ہیں. میں آج ابھی اس کے بارے میں آپ سے بھی مجھے گفتگو کرنی ہے. اور ہم نے جو جتنے بھی گھرانے جو متاثر ہوئے پانی سے جہاں پر بھی ہیں، وہ چاہے وہ کوٹ سبزل میں ہیں یا وہ اپنا نوشہرہ میں ہیں یا وہ سکھر میں ہیں یا کہیں بلوچستان میں ہیں یا گلگت بلتستان میں ہیں یا کشمیر میں، ان کو 25,000 روپیہ ہم فی گھرانہ دے رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے. یہ وفاقی حکومت کا پروگرام ہے اور 28 ارب روپے دیے جا چکے ہیں. ان کو NDMA کے حوالے کر دیے کہ NDMA آگے بسپ کو دیتے ہیں، جس کے پاس یہ سارا ڈاٹا ہے اور ہر چیز وہ بڑے شفاف طریقے سے دی جا رہی ہے. لیکن یہ رقم اب بڑھ جائے گی. مفتاح اسماعیل صاحب بڑے پریشان ہیں کہ جی میں پیسے کہاں سے لاؤں گا. میں کہتا ہوں کہ جہاں سے بھی پیسے لانے پڑے، ہم اس دکھی انسانی ان کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. بالکل ان کا ہم ہاتھ تھامیں گے، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اسی طریقے سے 15 ارب روپیہ ہم نے وفاق نے اعلان کیا ہے سندھ کی اپنا وہاں پر بحالی کے لیے. 10 ارب روپے بلوچستان کے لیے. کل 10 ارب روپے میں نے وہاں پہ اعلان کیا. KP میں جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کو 10-10 لاکھ روپیہ ان کے گھر والوں کو دیا جا رہا ہے، جو کہ کوئی معاوضہ نہیں ہے. ان کی زندگی چلی گئی، ان کے پیاروں کی، تو ان کے لیے تو ان کا سہارا جو تھا وہ چلا گیا. وہ ساری عمر ان کے لیے روتے رہیں گے. اسی طریقے سے فصلوں کا نقصان ہوا ہے. اسی طریقے سے مکان، لاکھوں مکان گر گئے ہیں. ان سب چیزوں کے لیے ہمیں وسائل چاہیے. جو اب پچھلے 4-5 دنوں میں ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں بہت انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا اٹھایا. اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ اور ہمارے شہری رحمان صاحب، احسن اقبال صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی شازیہ مری صاحبہ اور چیئرمین NDMA وہ ایک فوج کے جرنیل ہیں، اور یعنی درجہ بدرجہ تمام لوگوں نے، چودھری کمل بن قاہرہ اس ٹیم میں شامل ہے، اور بے شمار صوبے کی حکومتیں، وزراء اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، NDMA، PDMS مل کے انہوں نے سب کچھ دکھایا. کل بلاول بھٹو صاحب لے گئے تھے سفیروں کو، انہوں نے جا کے دکھایا. بلاول بھٹو صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں جو فلیش اپیل کروائی، اس سے UN جو ہے $160 ملین کا انہوں نے دیا. پھر وہ یہ اپیل ٹریگر ہوگی انشاءاللہ. اور دوست ممالک اور ہمارے ممالک کے کئی سربراہوں نے مجھے فون کیے. انہوں نے کہا کہ جی ہم حاضر ہیں پاکستان کے عوام کے لیے اور انشاءاللہ ہم ان کو ہر طرح سے مدد کریں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے وسائل بھی ہم بروئے کار لائیں گے. لیکن مجھے بتائیں میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں کہ 4 ماہ ہو گئے ہیں مجھے دن رات یا تو IMF، اب کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے، یعنی اب تو اگر چھینک بھی مارنی ہو تو IMF سے پوچھنا پڑے گا. کتنی یہ شومی قسمت ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ خود اپنے تائیں آپ آزاد نہیں ہیں کہ آپ فیصلہ کر سکیں. حتیٰ کہ یہ جناب جو بجلی کے جو ہیں ہمارے جو اپنا FSC، اس کے لیے بھی IMF سے پوچھنا پڑا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، کہیں IMF ہمارا جو حقہ پانی بند نہ کر دے. قومیں اس طرح زندہ نہیں رہ سکتی. میں بتا دوں آپ کو، آج قومیں اس طرح زندہ نہیں رہ سکتی. قومیں زندہ رہتی ہیں، وہ لڑتی ہیں، مرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، دیانت سے کام لیتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. بالکل قومیں اس طرح آگے نہیں بڑھتی. ہمیں اپنے پاؤں پہ اگر کھڑا ہونا ہے تو IMF کا یہ آخری پروگرام ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو پہاڑ بھی دیے ہیں، آپ کو وسائل بھی دیے ہیں، خزانے بھی دیے ہیں، معدنی آپ کو وسیلے دیے ہیں، بے شمار آپ کو اربوں خربوں کے معدنی وسیلے دیے ہیں آپ کو. مگر اس کے لیے ہم نے آج کیا کیا؟ آج تک کیا کیا؟ ریکوٹیک کی مثال لے لیں. ریکوٹیک ایک دھیلی کی وہاں سے تانبا نہیں نکلا، ایک دھیلا کا وہاں سے سونا نکلا، اور اربوں خربوں پاکستان تاوان میں ادا کر چکا ہے. کبھی قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم مانگ رہے ہیں. اب پھر 75 سال بعد بھی اگر مانگ رہے ہیں تو پھر اور کیا کرتے؟ یہ کی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ سارا ہمارا اپنا عمل، ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. میں بتاؤں آپ کو
किसी का कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है कि हमने अपने पांव पे दिन रात कुल्हाड़े चलाए हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको मिसाल, रेकोटेक की एक मिसाल, जो कि बलूचिस्तान की यानी जो तरक्की और खुशहाली में एक इंकलाब बपा कर सकता था पूरे पाकिस्तान के लिए, उसका हाल देख लें कि अरबों खरबों हम तावान वकीलों की फीसें अदा कर चुके हैं और अभी भी डर लग रहा है कि जो मुआहदा हुआ है कहीं वो टूट ना जाए। बताएं, खुदा ने आपको कहा कि ये खजाना है, इसको खोदो और खाओ, खुद भी खाओ, अपने रिश्तेदारों को भी, अजीजों को भी, और वो भी जो सफेद पोश है, और पूरी कौम को खुशहाल करो। वो खजाना खोदने के बजाय हमने अपने अरबों अपने बर्बाद कर दिए, अरबों डॉलर, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, अरबों डॉलर जाया हो गए हमारे। और वक्त जो जाया हुआ, ये जो गाड़ी जो तरक्की और खुशहाली की जो पीछे चली गई, उसका कौन जिम्मेदार, उसका कौन जवाब देगा, कौन जवाब देगा उसका। और चिनोट की मिसाल तो आपके सबके सामने है। आप जानते हैं कि चिनोट में क्या हुआ था। 2008 में जब मैंने अपना जिम्मेदारी संभाली पंजाब में, तो मुझे कहा जी ये चिनोट का मुआहदा है, एक वफाकी सेक्रेटरी था, उसका भाई अमेरिका में वो है जनाब, उसको ये मुआहदा मिला, तो आप उसको आगे तौसीक करते हैं। मैंने कहा मैं तो तौसीक नहीं करता इसकी, मैं देखूंगा। बड़ी सिफारिशें थी, नाम नहीं लेता। जब देखा तो सब फ्रॉड था। यानी 80% वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में बसता है और 20% हुकूमत पंजाब का, और वो भी 20% उसके मरहूने मिन्नत। वो जब इशारा करेगा तो उनको शेयर्स को हम इधर उधर कर सकते हैं। ना पैसा, ना वो क्या कहते हैं पंजाबी में, ना हिंग लगे ना फटकरी, ये कहते हैं ना। और वो सारा कुछ वो ले गया, अरबों रुपए का वो चिनोट का खजाना। हाई कोर्ट गए। अब इस तरह कौमों का वक्त जाया होता है। 3 साल हम हाई कोर्ट में लड़े, फिर अल्लाह भला करे एक जज का, हाई कोर्ट का जो आज सुप्रीम कोर्ट का एक नामवर जज है, बड़ा ऑनरेबल जज है, उन्होंने फैसला दिया कि जनाब ये बड़ा डाकाजनी हुई है पाकिस्तान के गरीब अवाम के खजाने में, इसको कैंसिल किया जाए और नैब इसका केस। नैब जिसने जनाब क्लीन चिट दे दी कि ये सारा मामला ठीक था, यह है इमरान नियाजी, नैब गठजोड़ ये था। ऐसे मैं नहीं कहता था ये गठजोड़ है, इसलिए मैं कहता ये गठजोड़ है कि ये था ये गठजोड़। तो वो जनाब उसको फिर हमने वहां से किया, फिर 3 साल लगे, आगे अपना सर्वेयर्स मुकर्रर किए, फिर खजाना ढूंढा। तो पहला जो फेज था 4 अरब डॉलर का, वो डॉक्यूमेंटेड, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया। अगले फेजेस तो पर काम जारी था। फिर हुकूमत बदल गई। आज 4 साल बाद मैंने देखा तो मामला वहीं का वहीं। ये है मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, और इन कैमरास के जरिए पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं कि क्यों हम गरीब से गरीब तर हो गए, क्यों हम बेकारीपन हम में आ गया, क्यों हमारी मईशत तबाह हो गई, क्यों हम IMF के गिरवी हो गए, क्यों हम वर्ल्ड बैंक के गिरवी हो गए, क्यों हमारे अपना जो मुस्तकबिल जो है वो जो ताबनाक होना था, दरख्शंदा होना था, उसके ऊपर गहरे साया आ गए, क्यों पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है वो अपनी तालीम और इलाज उनको वो नहीं मिल सका जो कि कुर्ब जवार की कौमें उनको दे रही हैं, क्यों अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त नहीं मिलती, क्यों पाकिस्तान के अंदर हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो पहाड़ है, वो हमारे लिए सोना क्यों नहीं उगलते। ये है वो वजूहात कि हम अपने दुश्मन खुद बन गए। वो क्या शेर ख्वाजा साद रफीक साहब, इस घर को लग गई आग घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये बिल्कुल ये मिसरा इसके ऊपर फिट बैठता है आज की सूरत हाल से। लेकिन मैं आपको उस रब्बे जुल जलाल को गवाह बनाकर कहता हूं कि इंशाअल्लाह घबराने की बात नहीं। ये मैंने मिसालें इसलिए बताई हैं कि आपको ज़हन नशीन हो जाए कि 75 साल में हम पीछे क्यों चले गए और उन कौमों से जिनसे आगे थे उनसे भी पीछे क्यों चले गए। लेकिन जब अल्लाह ताला चाहे और कौम फैसला कर ले तो अपना रास्ता बदल लेती है। जब कोई कौम फैसला कर ले और अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हाल हो जाए तो फिर वो कौम अपना रास्ता बदल लेती है। ऐसे में वो शेर नहीं पड़ता कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एहड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि यही वो तरीका है मेहनत का। अब मैं गया हूं अपने दोस्त बरादर ममालिक में, मैं कतर गया हूं
باخدا وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سپاہ سالار بھی بیٹھے تھے وہاں پر، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے، یہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، لائیں منصوبے، ہم اربوں ڈالر آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے. اب بتائیے کہ اس کی تیاری نہ ہو. مجھے آپ یاد ہوگا یہی عمران نیازی کہتے تھے کہ جناب یہ جو منصوبے لگائے ہیں نواز شریف نے الحمدللہ بڑے شفاف اور سستے ترین، یہ اپنا گیس کے منصوبے بجلی کے، یہ ہم بیچیں گے اور $2.5 ارب لیں گے. میں اب قطر گیا، یہ گواہ ہیں یہ لوگ. انہوں نے کہا کہ ہم نے 2019 میں آئے، ہم نے آپ کو پرپوزل دی، 4 سال تک ہمیں جواب ہی کسی نے نہیں دیا. کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں. اب بتائیے کہ میرے پاس میں ایبسلیوٹلی آئی واز ڈیپلی امبیرسڈ، اور پسینہ آتا تھا جب وہ قدم قدم پہ ہم کہتے تھے بڑے اچھے طریقے سے، جو ایک بھائی بھائی سے کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا جناب ہم آئے تھے پاکستان آپ کے پاس فلاں تاریخ میں پچھلی حکومت کی بات کر رہا ہوں، آپ کا تو ہمیں آج تک جواب ہی نہیں ملا اس منصوبے کا. ہم آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جناب کراچی میں گیس کا ایک ٹرمینل ہم نے لگانا تھا، ہم آپ کے پاس آئے تھے، ہمیں تو کوئی جواب ہی کوئی نہیں ملا. اب بتائیں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کس کے کاندھے پر رکھ کر آپ روئیں گے کہ محنت نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی، بھاشن دینا چور اور ڈاکو کا، اور قوم بھوکی مر رہی ہے، قرضے لے رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے، بجلی مہنگی بن رہی ہے، اور آپ چور اور ڈاکو کے بھاشن دے رہے ہیں. جنہوں نے آپ کو کہا کہ آئیں ہم اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا گہری نیند سوتے رہے. آپ کو جاگ نہیں آئی، آپ کو خیال نہ آیا، آپ کو سوچ نہیں آئی. جو کوٹ سبزل میں ایک یتیم بچی بستی ہے، جو میران کی وادیوں میں ایک بیوہ اپنا زندگی بسر کرتی ہے، جو اپنا بلوچستان کے پہاڑوں میں جو بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتے ہیں، جو اپنا برف پوش پہاڑوں میں کے پی میں جو بڑی سخت زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا تو آپ کو خیال نہ آیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے. اور جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرتے رہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو پایا حقارت سے ٹھکرا دیا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ وہ سوالات ہیں، چپتے ہوئے سوالات، جو مجھے رات کو مجھے نیند میں مجھے جگا دیتے ہیں. اب ہم لگے ہیں، اب اس سال $20 ارب کا ہمیں تیل منگوانا پڑا. $20 ارب کا تیل کی قیمتیں دگنی تگنی ہو گئی. $20 ارب. اچھے دنوں میں یہی بل مفتاح صاحب $7، $8، $10 ارب ہوگا.